जेडीयू नीरज कुमार ने कसा आरजेडी पर तंज, बिहार की जनता को अब नहीं है लालटेन की आदत, उपचुनाव में एनडीए की जीत पक्की। 17 अक्टूबर को जेडीयू में शामिल होंगे विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज, और आरजेडी को लगेगा बड़ा झटका। जीटीवी भारत की खबर का हुआ असर, पीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही के मामलों में जेडीयू एमएलसी ने लिया संज्ञान, डीएम को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग। सरायकेला में फूड पॉइजनिंग से करीब 50 लोग पड़े बीमार, बीमारों का इलाज अस्पताल में जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारे की। बिहार के सियासत में इन दिनों बेहद हलचल देखी जा रही है, उपचुनाव का दौर भी चल रहा है और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर देते हैं। बड़ी खबर यह है कि सलीम परवेज जेडीयू में शामिल होंगे। जी हां, जेडीयू में शामिल होंगे। बिहार विधान परिषद के पूर्व उप सभापति आरजेडी को बड़ा झटका देंगे सलीम परवेज। जी हां, आरजेडी में रह चुके हैं, आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं सलीम परवेज, और ऐसे में अब वो एक बार फिर से जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। इससे पहले भी वो जेडीयू में थे और जेडीयू को छोड़ वो आरजेडी में गए थे और एक बार फिर से घर वापसी की तैयारी में है सलीम परवेज। 17 अक्टूबर को जेडीयू में होंगे शामिल। तो आरजेडी को बड़ा झटका उपचुनाव से पहले एक बार फिर से सलीम परवेज ने दे दिया है, क्योंकि आरजेडी के वरिष्ठ नेता की अब घर वापसी हो रही है। अब वो जेडीयू में जाने वाले हैं, जेडीयू का दामन एक बार फिर से थाम रहे हैं सलीम परवेज। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सलीम परवेज एक बार फिर से घर वापसी कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को घर वापसी कर रहे हैं सलीम परवेज, और आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को जेडीयू में औपचारिक तौर से वो शामिल होने वाले हैं। इससे पहले भी वो जेडीयू में थे, लेकिन बाद में जेडीयू को छोड़कर वो आरजेडी में शामिल हो गए थे और काफी दिनों से कुछ विवाद चल रहा था उनका आरजेडी में, और आखिरकार 17 अक्टूबर को वो घर वापसी कर रहे हैं बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज। तो 17 अक्टूबर को जेडीयू में शामिल होने वाले हैं सलीम परवेज। जी हां, बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज और आरजेडी के नेता जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। जैसे जैसे उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्मा रही है, वैसे ही अब दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में अब सलीम परवेज का नाम भी सामने आ रहा है। सलीम परवेज एक बार फिर से आरजेडी को झटका देते हुए जेडीयू का दामन थाम रहे हैं। तो जेडीयू का दामन थाम रहे हैं सलीम परवेज। तो बता दें कि बिहार विधान परिषद के पूर्व उप सभापति रह चुके हैं सलीम परवेज, और बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को तगड़ा झटका भी लग चुका है, क्योंकि आरजेडी के वोट बैंक मुस्लिम यादव गठजोड़ यानी एमवाई समीकरण में मुस्लिम पर पकड़ रखने वाले सलीम परवेज रविवार को जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में शामिल होने वाले हैं, और ऐसे में अब आरजेडी को इससे एक बड़ा झटका लगने वाले हैं। बता दें कि जेडीयू के नेता रह चुके हैं सलीम परवेज। 2018 में नीतीश कुमार का साथ छोड़ वो लालू यादव की शरण में आए थे। सलीम परवेज को आरजेडी के कोर वोट बैंक यानी एमवाई समीकरण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को लेकर जाना जाता है। यह भी बताया जाता है कि सलीम परवेज के दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ काफी गहरे रिश्ते थे, और यही वजह है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के असामयिक निधन के बाद कुछ विवाद भी चल रहा था। बता दें कि शहाबुद्दीन के मौत के बाद सलीम परवेज ने अपने बयान में ये कहा था कि शहाबुद्दीन हमेशा मजबूरों रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज का, उनके निधन का विरोध भी किया था और काफी विवाद भी हुआ था। आपको बता दें कि जेडीयू का दामन एक बार फिर से थामने जा रहे हैं सलीम परवेज। चलिए इस पर अधिक बातचीत करेंगे हम हमारे सहयोगी निर्भय से, जो हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़े हैं। निर्भय, 2018 में नीतीश कुमार का साथ छोड़ा था सलीम परवेज ने, अचानक से नीतीश प्रेम फिर से कैसे जाग उठा?
बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर प्रेम कह सकते हैं, एक तरीके से घर वापसी भी कह सकते हैं, क्योंकि 23 अक्टूबर 2018 को सलीम परवेज जेडीयू के बाद राजद में चले गए थे, लेकिन अब इन सब के बाद एक बार फिर से वो राजद में आने की तैयारी में है। और कल जो है यानी कि 17 तारीख को वो माफ कीजिएगा 17 को ही वो आज वो राजद में आने वाले हैं और माफ कीजिएगा जेडीयू में वो आने वाले हैं। और ऐसे में अब कई तस्वीरें लगाई जा रही है, कई कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए दरअसल बात यह है कि एमआई समीकरण को लेकर के एक राजद जो है वो काफी आगे बढ़ता जाता है और एक नई 17 तारीख को वो जेडीयू का दामन थामने वाले हैं और ऐसे में रविवार यानी कल जब वो जेडीयू में शामिल होंगे, आरजेडी को कितना बड़ा झटका लगेगा? बिल्कुल ये बड़ा झटका कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा के रूप में देखा जाता है। शहाबुद्दीन की जिस तरीके से आपने बात की, बखूबी शहाबुद्दीन को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया था, वो बयान ही समझ में आता है कि अब शहाबुद्दीन के मौत के बाद कहीं ना कहीं वो उनका एक अलग स्थिति बनता जा रहा था। राजद से वो उनका कहीं ना कहीं एक मोह जो था वो भंग होता जा रहा था और अब वो एक नई समीकरण की तलाश में शायद आगे बढ़ना चाहते थे। और बखूबी अब उन्हें लगा कि बिहार में अब जेडीयू में ही जाना उनके लिए बेहतरी होगी, क्योंकि उन्होंने राजद के खेमे में रहते हुए बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया है, लेकिन उसके बाद एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में अगर वोट बैंक समीकरण को देखा जाए तो बखूबी जिस रास्ते पर राजद चलती आई है और एक बड़े चेहरे के रूप में अगर सलीम परवेज को देखा जाए तो बड़ा चेहरा उनका रहा है। जो समीकरण के साथ साथ राजद राजनीति करती है, अगर उन सारे समीकरणों को लेकर के देखा जाए तो बखूबी एक बड़ा झटका कह सकते हैं और कहीं ना कहीं घर वापसी के बाद एक बेहतर मजबूती जो होगा वो जेडीयू की तरफ से देखने को मिल सकता है। क्योंकि सलीम परवेज जिस तरीके से आप छपरा की बात कर लें या फिर जो समीकरण को साधने की कोशिश की जाए, आपको देखिएगा शाहनवाज, खास करके जो अगर शहाबुद्दीन की बात करें तो शहाबुद्दीन की मौत के बाद से तेजस्वी यादव लगातार छपरा जाते रहे, उस इलाके में लगातार वो अपना वोट बैंक को बचाने की पूरी कोशिश करते रहे और इसके लिए बजाबते शहाबुद्दीन के बेटे की चाहे वो निकाह की बात के बाद ऐसा क्या हुआ था निर्भय कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद अचानक उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और ये कहते नजर आए कि आरजेडी ने शहाबुद्दीन का सम्मान नहीं किया? देखिए कई ऐसे बात हो सकते हैं। जब शहाबुद्दीन की मौत के बाद जिस तरीके की स्थितियां रही, पहले उनके बेटे नाराज हुए क्योंकि उनके बेटे ने भी यही आरोप लगाया था कि पार्टी ने उनके पिता को बेहतर सम्मान नहीं दिया। हालांकि अब उस सम्मान को बचाने के लिए कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने भी पिछले दिनों दौरा किया था। तो बखूबी जो तस्वीर उस वक्त होनी चाहिए थी, जो पार्टी को जितनी बड़ी जिम्मेदारी शहाबुद्दीन ने पार्टी के लिए किया था, तो जो एक कह सकते हैं कि एक सपोर्ट जो पार्टी से मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद शायद वही कारण हो सकता है कि पार्टी में एक अलग सम्मान नहीं मिलने के कारण वो नाराजगी हो शहाबुद्दीन को लेकर के जो बातें उस वक्त रही हो, शायद सलीम परवेज को अब ये अखरने लगा हो, क्योंकि पार्टी ने जब एक ऐसे कद्दावर नेता का इस तरीके से सम्मान नहीं किया तो शायद उनकी बेहतर स्थिति नहीं हो सकती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव का पार्टी के ऊपर वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, लालू प्रसाद जब थे तो अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को बखूबी वो सम्मान दिया करते थे, वो हक उनको पार्टी में मिलता था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के हाथ में पूरी पार्टी की जिम्मेदारी मिल गई है, उसके बाद से अब एक अलग तरीके से कई जो दिग्गज नेता रहे हैं, कई जो वरिष्ठ नेता रहे, पहले तो आरोप लगाते रहे, जिसमें कई बड़े नेता जो अब बाद में जब एक बार फिर से पार्टी का जब पूर्ण रूप से जब परिवर्तन हुआ, नई गठन की गई, तो उसमें वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई थी। लेकिन आज जो नेता साथ में हैं, जिसमें कई बड़े नेता हैं, शिवानंद तिवारी को देख लीजिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को देख लीजिए, तो पहले इन्होंने नाराजगी जरूर जताई थी, कोर कमेटी को लेकर के भी नाराजगी जताई थी। लेकिन हालांकि अब वो सभी लोग तेजस्वी यादव से संतुष्ट हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं दिखते। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आरजेडी में अब संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर भी सवाल अब उठ रहे हैं। लालू यादव के बाद जब तेजस्वी यादव अब कमान संभाल रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं, तो ऐसे में विवाद भी काफी ज्यादा हो रहा है। अगर वरिष्ठ नेताओं की बात कर ले तो फिलहाल यहां आपको रोकना चाहेंगे और एक बार फिर से ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 17 अक्टूबर को एक बार फिर से अपने घर वापसी करने वाले हैं सलीम परवेज। तो जेडीयू में शामिल होंगे सलीम परवेज। 2018 में उन्होंने
जेडीयू का दामन छोड़ा था, यानी जेडीयू को छोड़, नीतीश कुमार को छोड़ वो आरजेडी का हिस्सा बने थे। इसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उन्होंने अपने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया था, यह कहकर कि शहाबुद्दीन का सम्मान आरजेडी ने नहीं किया। शहाबुद्दीन के साथ वो अक्सर ये कहते नजर आए कि उनका व्यक्तिगत रिश्ता था, और इसकी वजह से भी ये माना जा रहा है कि ये विवाद उत्पन्न हुआ है। सलीम परवेज, जो कि आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वो अब जेडीयू का दामन थामने वाले हैं। और अगर वोट बैंक की बात कर ले तो MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे आरजेडी में सलीम परवेज। तो ऐसे में अब ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि सलीम परवेज के जेडीयू में जाने से आरजेडी को बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, उपचुनाव की सरगर्मी तेज है और ऐसे में सलीम परवेज जेडीयू में जा रहे हैं, जेडीयू में अपने घर में वापसी कर रहे हैं, तो इससे आरजेडी को कितना नुकसान होगा वो अब देखने वाली बात है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हैं सलीम परवेज, जो कि बिहार विधान परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। सलीम जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका DTV भारत में। सलीम जी, अचानक से 2018 में आपने जेडीयू छोड़ा और अब एक बार फिर से जेडीयू वापसी, इसका कारण क्या है? नहीं, मेरी आवाज जा रही है आप तक? बिल्कुल आवाज मिल रही है सर, बताइए। हम जदयू में थे और जदयू में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। जी जी। लेकिन मेरे क्षेत्र के किसी लोकल इश्यू पे जो है कोई बात जो है वो नहीं बन सकी। हेलो, बिल्कुल सलीम जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जेडीयू में फिर से वापसी कर रहे हैं। सलीम जी जी बोलिए। जी, आप जेडीयू में एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं आरजेडी को बड़ा नुकसान होने वाला है। असल में बात ऐसी है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो ये मेरा पुराना घर है, मैं अपने घर में आ रहा हूँ। और जो नुकसान की बात है तो मैं बता दूं कि मैं तो चाहता था कि सारी बातें जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन जहाँ से मैं लौट के आ रहा हूँ उस 15 साल के शासन में मुसलमानों को सिर्फ ठगा गया और डराया गया। जब MY समीकरण की बात की तो हम अखिलेश के लोग सब लोग साथ में थे, लेकिन जब देखा गया तो A to Z की पार्टी है और अखिलेशों को कोई तरजीह नहीं दी जा रही है, और उस पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे उनकी मृत्यु पे कुछ 3 किलोमीटर के दूरी पे कोई उनकी आखिरी जो रसूम होती है उससे वो शामिल नहीं हुए। अच्छा सलीम जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि पार्टी ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी थी, प्रदेश उपाध्यक्ष आप आरजेडी के रहे थे, आखिर क्या कारण रहा कि आप जेडीयू में जाने का, घर वापसी करने का फैसला ले रहे हैं? क्या आपको पार्टी में वो सम्मान नहीं मिला? मेरे लिए कोई उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कोई मानी नहीं रखता है, इसलिए कि अना मेरी अभी तस्दीक में नहीं है और किसी के जी हुजूरी में नहीं है। मेरे अना को ठेस पहुंचेगा। हमारे अखिलेश भाइयों के साथ अगर वो लोग इस तरह से रवैया रखेंगे तो मैं मरमात था, मैंने छोड़ दिया जी। और ये मेरा पुराना घर है, मेरी बातचीत होती रहती थी, हम अपने घर में चला है तो क्या प्रॉब्लम है जी। बिल्कुल सलीम जी, एक और आपने कारण बताया कि आपने क्यों छोड़ा। आप तेजस्वी यादव और लालू यादव में लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि नेतृत्व पर सवाल उठाया जा रहा है। कई ऐसे नेता है जो आरजेडी के ये कहते नजर आ रहे कि वो संतुष्ट नहीं है। क्या वाकई आप संतुष्ट नहीं है तेजस्वी यादव के नेतृत्व से? मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
लगातार सलीम जी कई ऐसे राजद के नेताओं का हमने बयान सुना है, उन्हें ये कहते सुना है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव में काफी फर्क था, और तेजस्वी यादव क्योंकि आरजेडी का कमान संभाल रहे हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जो उनके नेतृत्व से संतुष्ट नहीं हैं। अब अगर कयादत बच्चों के हाथों में दे दी जाए, हम उनके फादर के साथ काम किए हुए हैं और उनके फादर से चुनाव लड़े हुए हैं, और मेरी बात लालू जी से हुआ करती थी। अब बच्चों की कयादत मुझे कबूल नहीं है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सलीम जी। और आपको बता दें कि सलीम परवेज जो कि बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति रह चुके हैं, और ऐसे में अब वो एक बार फिर से 17 अक्टूबर को घर वापसी कर रहे हैं, यानी जेडीयू का दामन थाम रहे हैं। जब हमने सलीम परवेज से सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बच्चों को जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें आदत है उनके पिता के साथ काम करने की, और कहीं ना कहीं नेतृत्व पर भी अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बात सम्मान की नहीं है, बात है कि मैं अपने तरीके से काम करता हूं और मुझे उस तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी में अब अंतर्कलह शुरू हो गया है, और ऐसे में जो दल बदलने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। चलिए निर्भय किशोर के पास एक बार फिर से रुक करते हैं अपने सहयोगी निर्भय का। निर्भय, आपने सुना क्या कुछ कहा सलीम परवेज ने? जब हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या आपको सम्मान नहीं मिल रहा है आरजेडी पर, तो उन्होंने जो तंज कसा है तेजस्वी यादव पर, क्या लगता है आपको? बिल्कुल शर्मिला, हमने पहले ही कहा था कि देखिए भले ही कुछ भी रहा हो, अगर सलीम परवेज की बात की जाए तो पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, बखूबी वो सम्मान उनको मिला है। लेकिन इतना सब कुछ सम्मान मिलने के बाद पार्टी ने उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने उनको उपसभापति बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर नाराजगी क्यों हो सकती है? नाराजगी के कारण हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। सलीम परवेज से आपने बात की, लेकिन वही कारण उन्होंने ही बताया। देखिए ये आज का दृश्य नहीं है, ये पहले से ही ये दिख रही है। जब से तेजस्वी यादव के हाथ में राजद की जिम्मेदारी मिली है, तब से तस्वीरें बिल्कुल अलग है। हमने क्या कहा कि दो नेता नहीं, बल्कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, आज शिवानंद तिवारी, सभी लोग आज तेजस्वी के साथ भले ही खुश हो। ये खुश तब हो गए जब इन लोगों को लगने लगा कि सम्मान अब मिल गया है, जब नई पुनर्गठन की गई पार्टी की, जब बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई, जब इन्हें प्रदेश माफ कीजिएगा, जब इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिल गया शिवानंद तिवारी को, तब ये चुप हो गए। उससे पहले ये बार बार खुल करके सामने आते थे। तो ये आज का ये खेल नहीं है, इसी में कुछ ऐसे नेता हैं जो आज भी संतुष्ट नहीं है। बार बार ये पहले भी कहा गया है, और जब आम चुनाव था, बिहार में विधानसभा का आम चुनाव चल रहा था, तब भी आपने सुना था बखूबी जनता ने खुद तेजस्वी को इसलिए अधिकतर स्वीकार नहीं किया, हालांकि उनकी जो मेहनत थी उसका फल उनको मिला, बड़ी पार्टी बन के उभरी, नंबर 1 की पार्टी बन के उभरी। लेकिन लोगों ने एक ही चीज कहा कि तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं, बिल्कुल बच्चे हैं, और ये बात सलीम परवेज ने भी कहा है कि तेजस्वी यादव अभी बच्चे हैं। तो अब देखना यह है कि जिस तरह से अब विवाद शुरू हो गया है नेतृत्व पर, अब सवाल उठने लगे हैं तेजस्वी यादव वर्सेस लालू यादव अब होने लगा है, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उस तरह से सम्मान नहीं दे रहे हैं पार्टी को, उस तरह से वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनके पिता क्या करते थे, और अब इसको लेकर विवाद शुरू हो चुका है आरजेडी में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक तरफ बिहार की सियासत में सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं, बिहार उपचुनाव को लेकर सियासी दलों में घमासान जारी है, और इस बीच आरजेडी दोनों सीट यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए कैंप करने वाली है, जिस पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को अब लालटेन की आदत नहीं, क्योंकि नीतीश सरकार में सूबे के लोगों को अब बिजली मिली है। और चुनाव अपनी उपलब्धियों की बुनियाद पर जनता की अदालत में हम लगातार हमारी पेशी हो रही है। महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे का राजनीतिक इलाज कर रहे हैं, एक दूसरे को औकात और वजूद बता रहे हैं। महागठबंधन के अन्य वामपंथी पार्टियां खामोश हैं। मैंने ऐसा होता है कि कोई निरपेक्ष तो होता नहीं है भाई, किसके साथ खड़े हैं यह स्पष्ट करिए। साथ ही साथ अब राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यशैली में बदलाव किया, चूँकि नकलची है ये लोग। जब हम लोग को देखे कि हम लोग काम कर रहे हैं गांव-गांव में, तो फीडबैक मिला होगा, तो इन लोगों ने भी पंचायतवार जिम्मा दे दिया। इसलिए हमारा तो उम्मीद होगा, अब जाइए पंचायत में तो इतना सुंदर हवा लगेगा आपको, वो इलाका इसे भी हरा भरा इलाका है, वहाँ जाइएगा तो पेड़ का आबो हवा भी मिलेगा,
वृक्षारोपण अभियान का भी आपको एहसास होगा। सड़कें अच्छी हैं, बिजली 24 घंटा मिल रहा है। वहाँ चरवाहा विद्यालय चलता था, वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, ANM इंस्टीट्यूट, वहाँ पर नवोदय विद्यालय चल रहे हैं। खड़गपुर के इलाके भला किस निर्वाचन क्षेत्र से अलग है थोड़ा सा, लेकिन वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। गांव में प्रवास करें राष्ट्रीय जनता दल के नेता, तब उनको एहसास होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। और संदेश दें कि तेजस्वी यादव ने संदेश दिया है कि आप लोग जब तक चुनाव परिणाम नहीं आए तब तक घर में लालटेन लगाइए, लालटेन जलाइए। बिजली नीतीश कुमार जी ने दिया है, तो नीतीश कुमार जी का विरोध करने का हमारा तरीका होगा कि बिजली घर में नहीं रहना चाहिए, लालटेन रहना चाहिए। देखिए कैसा इलाज घरे का ये सब नेताजी का कर देंगे लोग, इनको ही पता चलेगा। क्योंकि संदेश देना चाहिए ना, जब माननीय नीतीश कुमार जी के हर काम का विरोध करते हैं तो बिजली की उपलब्धता का भी विरोध करिए और कहिए लालटेन लाइए, क्योंकि लालटेन कहीं मिलेगा नहीं। तो चुनाव आयोग को भी हम अनुरोध करेंगे, इसको संज्ञान में ले। ये लालटेन उल्टेन जब होगा तो अतिरिक्त खर्च में इन लोगों का जुड़ना चाहिए, क्योंकि लालटेन कहीं मिलेगा ही नहीं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। मोकामा से बड़ी खबर यह है कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 लोग घायल है। बता दें मोकामा थाना के सुल्तानपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां तेज रफ्तार का कहर मोकामा में देखने को मिला। तो मोकामा में एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में एक की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तेज रफ्तार ने एक को रौंद दिया और मौत के घाट उतार दिया। बगहा के देहवा पीएचसी मामले में डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीटीवी भारत ने पीएचसी देहवा की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें बच्ची का पैर जलने पर पीएचसी में इलाज नहीं किया गया और बच्ची को परिजनों के साथ वापस लौटा दिया गया। जिसके बाद डीटीवी भारत की खबर देखने के बाद जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने संज्ञान लिया है। वहीं डीटीवी भारत की खबर पर एमएलसी ने मुहर भी लगाया है और डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, इस तरह का शिकायत जो है पीएचसी देहवा का जो है, जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं और जो चिकित्सक हैं, उनका कुछ शिकायत हम लोग के कान तक आया है कि लोग पडरौना उत्तर प्रदेश में डेरा लेके रहते हैं और खाना पूर्ति करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। तो इस संबंध में अभी हम जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया, सिविल सर्जन बेतिया से मांग करेंगे कि उस पर त्वरित कार्रवाई कर वो लोग देहवा पीएचसी में रहे और गरीबों का इलाज जो है ढंग से करे। लेकिन उस तरह का शिकायत मिल रहा है कि वहाँ का चिकित्सा पदाधिकारी और अन्य चिकित्सक जो है वह डेरा लेके पडरौना रहते हैं और मनमर्जी कर रहे हैं। यह बहुत दुखद बात है और किसी भी रूप में ये लोग अपने आदत में सुधार लावे, नहीं तो बख्शे नहीं जाएंगे। और पटना साहिब गुरुद्वारा में तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधन कमेटी में अब एक नया विवाद जन्म ले लिया है, जिसको लेकर कमेटी के सदस्य राजा सिंह सहित सेवादार समाज कल्याण समिति ने विरोध जताया। बात मारपीट तक पहुंच गई, यहां तक कि मीडिया को भी नहीं बख्शा गया। दरअसल मामला यह है कि अध्यक्ष अवतार सिंह एवं महासचिव इंद्रजीत सिंह ने एक आदेश पत्र जारी किया है, जिसमें 63 साल से ऊपर के सेवादारों को हटा दिया गया है। प्रभावित लोगों से आवंटित कमरे की चाबी जमा कर 1.25 लाख का चेक देने की बात लिखी थी, जिसका विरोध कल्याण समिति के सदस्य राजा सिंह ने किया है। बता दें कि घोषणा के बाद अन्य सेवादारों ने भी कमेटी के तुगलकी फरमान का विरोध जताया है और इस फरमान को वापस लेने की मांग की है। सेवादारों की मांग पर आज गुरुद्वारे में दोपहर संगतों की बैठक होगी और फिर से 63 वर्षीय सेवादारों पर विचार किया जाएगा। और दरभंगा के किला घाट स्थित अंजुमन खुदमे में मिल्लत कई सालों से ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है और इस साल 19 अक्टूबर को प्रोफेट मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर ईद मिलादुन्नबी के तहत जुलूस निकाला जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना काल में 2 साल तक ये जुलूस नहीं निकाला गया, जो इस साल 19 अक्टूबर को निकाला जाएगा, जिसमें कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। जलसा होती है और ये सुबह में अहले सुबह 7:30 बजे यहाँ से अंजुमन खुदा मिल्लत से यहाँ से जुलूस निकलेगी। इसका टाइमिंग बताएं कि जुलूस कब निकलेगी और जलसा कब कैसे होगा? सुबह 7:30 बजे यहाँ से जुलूस निकलेगी
किला घाट अंजुमन खुदा में मिल्लत की तरफ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी और फिर सुबह में यहाँ से निकलते हुए दारू भट्टी चौक होते हुए मिर्जापुर होते हुए फातिहा खानी होके वह समाप्त हो जाएगी। और सरायकेला जिले के गोविंदपुर पंचायत के खोखरों में फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार पड़ गए। जानकारी मिलने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव में एएनएम द्वारा सभी बीमार लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई। पहले दिन और दूसरे दिन मिला करके यहाँ पर हम लोग 40 लोगों को भर्ती किए और बी कुटुंब का जो अस्पताल है उसमें 9 पेशेंट भर्ती हुए। बी कुटुंब का अस्पताल बिल्कुल नया में शुरू हुआ है, कोविड के दौरान ये हैंड ओवर हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया। हम लोग सोचे ही थे कि दुर्गा पूजा के बाद शुरू करेंगे, लेकिन मजबूरन ऐसी स्थिति आई तो हम लोग को शुरू करना पड़ा। और नवरात्र का समापन हो चुका है और अब मां की प्रतिमा को विसर्जित किया जा रहा है और इसी को लेकर आगरा में मूर्ति विसर्जन में जाते समय दो पक्षों में जमकर झड़प हुआ। वहीं युवकों ने आरोप लगाया कि झड़प के समय मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी की सहायता नहीं की। ना माता और उत्तर प्रदेश के आगरा जिला अंतर्गत थाना रकाबगंज ईदगाह के पास स्थित रिज होटल में अचानक आग लग गई और आग लग जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि होटल में आग किस कारण लगी इस बात की जानकारी अब तक नहीं है। और आगरा में नो एंट्री में घुसे एक ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। वहीं शहर और कॉलोनियों में पुलिस की वसूली लोगों के लिए मौत का सामान बनती जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की अवैध वसूली के बाद नो एंट्री में घुसे ट्रक ने कई को रौंद दिया। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में धमाका होने से सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट सुबह 6 बजे हुआ। सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन के जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे, तभी ग्रेनेड ट्रेन की बॉगी में रखते ही फट गया। और चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। एलीट इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं DTV भारत। और आज मुलाकात में खास मेहमान, एक ऐसे मेहमान जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं। मैं पहली बार आज उनके साथ वार्तालाप करूंगा। नाम तो मैंने भी सुना था, लेकिन आज वो सौभाग्य मुझे मिला है कि महान शख्सियत के साथ मैं कुछ बात कर सकूं। नाम है मुन्ना सिंह। भोजपुरी के मेरी जुबान में अगर कहा जाए तो सुपरस्टार। कई लोग बोल रहे हैं मैं भी सुपरस्टार हूं, लेकिन मैं उन्हें नहीं मानता। मैं पूरा गाना इनका सुना हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भोजपुरी के सुपरस्टार मुन्ना सिंह जाने माने भोजपुरी लोक गायक हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है DTV भारत में। सर, सबसे पहले आपका जो यूं तो आपके सारे गाने हिट हैं और सारे